बच्चों, अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर 1 का। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो कहते हैं रोगाणु किन विभिन्न माध्यमों द्वारा फैलते हैं। तो अभी हमने चैप्टर में भी पढ़ा था। आप देखिए यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले जहाँ पे आपका चैप्टर स्टार्ट होता है आपको कुछ सिंपल यही लिखना है कि रोगाणु जो होते हैं विभिन्न माध्यमों द्वारा स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे वायु, जल, संपर्क व कीड़ों द्वारा। तो ये आपका आंसर नंबर 1 है। हमने पढ़ा था ना कि हवा से फैलता है, जल से फैलता है, संपर्क दूसरों के टच करके अगर आप किसी के कांटेक्ट में आ जाते हैं रोगी के, और कीड़ों द्वारा भी फैलता है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है आंसर नंबर 1 में। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि संप्राप्ति काल का क्या अर्थ है। ठीक है, संप्राप्ति काल, देखिए हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। संप्राप्ति काल यहाँ पे आ जाएंगे पेज नंबर 2 पर। इसमें देखिए यहाँ है संप्राप्ति काल। हमने बोला था जब किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर शरीर में प्रवेश करता है रोगाणु और जब उसकी संख्या बढ़ने लगती है, तो जब उसके बाद जो लक्षण प्रकट होता है हमने उसको कहा था संप्राप्ति काल। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, रोगाणु के शरीर में प्रवेश से लेकर रोग के लक्षणों को के प्रकट होने तक का जो समय होता है, जब रोगाणु शरीर में एंटर किया, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, उस समय से लेकर जब तक उसके शरीर में कोई लक्षण दिखाई नहीं देने लगते, प्रकट नहीं होने लगते, से लेके जो काल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संप्राप्ति काल। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है कि संक्रामक काल क्या होता है। तो संक्रामक काल क्या होता है, तो एक रोगी, आपको पता है हर एक रोग का एक निश्चित समय होता है, ठीक है। तो यह काल जिसमें एक रोगी अन्य स्वस्थ व्यक्तियों में रोग फैला सकता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, संक्रामक काल, जिसको आप बोलते हो इन्फेक्शन। ठीक है, तो इन्फेक्शियस पीरियड जो होता है वो यही होता है कि किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया और तो वो इन्फेक्शियस हो गया, खुद ही संक्रामक हो गया वो, और अगर उसी बीच में मान लीजिए बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो अन्य लोगों को भी वो रोग फैला सकता है, तो वो कौन सा पीरियड होता है, संक्रामक काल। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर ये 3 हो गया। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। वो कहते हैं कि वायु, जल, संपर्क व कीड़ों द्वारा फैलने वाले रोगों की सूची बनानी है। यहाँ पे आपको इन सब के क्या लिखने हैं, रोग के नाम लिखने हैं कि वायु से होने वाले रोग कौन से हैं, जल से होने वाले कौन से रोग हैं, संपर्क द्वारा कौन से रोग होते हैं, और कीड़ों द्वारा। इस पे ये देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन आंसर जो है इसका यहाँ पे स्टार्टिंग में ही है, ये देखिए, हाँ, यहाँ पे पेज नंबर 2 पे आपको सिर्फ क्या लिखना है, आपको सिर्फ नाम लिखना है डिजीज़ के, ठीक है, लिस्ट बनानी है। तो आप सिंपल यही लिखोगे कि वायु द्वारा में खांसी, जुकाम, काली खांसी, खसरा, चेचक, कनपेड़, क्षय रोग, कंठरोहिणी जिसको हमने डिप्थीरिया बोला। फिर जल द्वारा जो होता है वो अतिसार, हैजा, मियादी बुखार। संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग, आँख दुखना, रोहे, दाँत, खुजली। और कीड़े द्वारा मलेरिया, प्लेग, डेंगू, ज्वर। ठीक है, ये आपका कौन सा आंसर हो गया, 4। तो इसमें आपको सिर्फ डिजीज़ के नाम लिखना है, उन्होंने सिर्फ आपके रोग के सूची बोला है बनाने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोलते हैं। वो कहते हैं खसरा रोग से ग्रस्त बच्चे की परिचर्या एवं उपचार। अगर किसी को खसरा हो जाता है बच्चे को, तो आप उसका उपचार और उसकी देखभाल कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 3 पे, यहाँ पे परिचर्या एवं उपचार खसरे का, तो ये आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे, और यहाँ पीछे भी है आपके, ठीक है। तो टोटल 7 पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहते हैं अतिसार होने का मुख्य कारण क्या है। अतिसार जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरिया, ठीक है। जब आपका जो पाचन शक्ति है वो बहुत वीक हो जाता है, आपको बार बार शौच जाना पड़ता है, लूज मोशंस होते हैं, उसी को हम बोलते हैं अतिसार। तो क्यों होता है, मुख्य कारण क्या है, क्यों होता है, हमने पढ़ा था। जब आपका अगर खान पान जो है काफ़ी अस्वच्छ है, आपने क्योंकि ये होता ही रोग कैसे है, अगर आपने कोई गले सड़े फल खा लिए, अस्वच्छ दूध पी लिया हो, साफ़ सफाई नहीं है, उसकी वजह से होता है। तो आपका जो ये पूरा पैराग्राफ है ये वाला रोग फैलने का कारण है, तो ये आप पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, पूरा आपका आंसर नंबर 6, ठीक है। तो अस्वच्छ दूध पीने से, गले सड़े फल खाने से होता है। और जो बच्चे हैं उनको स्पेशली कब होता है, जब अगर उनको आप एक तो ऊपर का दूध पिलाते हो, ठीक है,
और बॉटल से अगर आप दूध पिला रहे हो तो अगर मान लीजिए उनकी बोतल आपने साफ़ नहीं की है, उनका निप्पल गंदा है और उसी में आप दूध पिला रहे हो, तो बच्चे को हो सकता है उसका पेट खराब हो जाए, ठीक है, उसको इन्फेक्शन लग जाए, तो उसको अतिसार होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये आपका आंसर है यहाँ से यहाँ तक, आंसर नंबर 6। उसके अलावा नीचे जो पॉइंट्स हैं आपके कि ये अस्वच्छ वातावरण के कारण होता है, आसपास बहुत गंदगी है, साफ़ सफाई नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके पानी को, आपके भोजन को भी गंदा करेगा। और ऐसे ही हम अगर मान लीजिए कुपोषण, अगर इंसान के अंदर पोषण तत्वों की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उसकी जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, उसका पाचन शक्ति बहुत क्षीण कमज़ोर हो जाएगा। तो उन लोगों को अतिसार बहुत जल्दी से लग सकता है, वो बहुत जल्दी से ग्रस्त हो सकते हैं। तो ये पूरा आंसर जो है आपका 1, 2, 3, ये आपका आंसर नंबर 6 है। उसके बाद वो कहते हैं अतिसार 7 क्वेश्चन, अतिसार से ग्रस्त रोगी को किन खाद्य पदार्थों से परहेज रखना आवश्यक है। अगर जिसको अतिसार हो जाता है तो उनको कौन से खाने के जो पदार्थ है वो नहीं खाने चाहिए। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 5 पर इसका आंसर है, पॉइंट 6 में ये देखिए, अतिसार में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों से परहेज करना आवश्यक है। कौन कौन से? आपको हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी होती हैं, जो मोटे छिलके और बीज वाले फल हैं वो नहीं खाना होता, तला हुआ नहीं खाना होता है, मिर्च मसाले, चटनी, अचार, ये चटपटी चीज़ें नहीं खानी होती। क्यों? क्योंकि आपकी जो पाचन शक्ति है वो कमज़ोर हो गई है। अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, इनको पचाने में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है आपके पाचन शक्ति को, ठीक है, और आपका जो पाचन क्रिया है वो बहुत वीक हो गया है, तो वो जो हरी पत्तेदार सब्जियां वो उसको नहीं पचा पाएगी। और जो आपके मोटे छिलके हैं, सेम उनको भी छिलका मोटा होगा तो पचाने में दिक्कत होगी। बीज भी मोटे कड़े होते हैं, उनको पचाने में बहुत दिक्कत होगी। तला हुआ जल्दी से पचता नहीं है, मिर्च मसाला हानि करता है आपकी पाचन शक्ति को, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी होती है। तो ये आंसर नंबर 7। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, आँख दुखने के कारण तथा इससे बचाव के उपाय क्या है। तो आपको कारण बताना है और बचाव भी बताना है। अभी हमने पढ़ा था, ये देखिए कारण यहाँ पे लिखेंगे आप, ये देखिए यहाँ आप लिखेंगे इसका मुख्य कारण व्यक्तिगत एवं वातावरण की अस्वच्छता है। आँखों में धूल और गंदगी पड़ने से भी रोग होता है और संपर्क द्वारा। तो ये तो हो गया कारण। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि उपाय क्या है, बचाव के उपाय। तो आप ये तीनों पॉइंट लिखोगे, ठीक है, कि आपको स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखना है, ठंडे पानी से अपनी आँखों को धोते रहना है और साथ ही साथ चश्मा लगाना है। तो ये दोनों आंसर आपके, एक यहाँ पे कारण और यहाँ पे आपके उपाय है, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर है 9, कि मलेरिया रोग के क्या कारण है। अभी हमने समझाया था ये पोर्शन मैंने आपको, कि एक सूक्ष्म परिजीवी होता है, पेज नंबर 7 पर, पेज नंबर 7 पर मैंने बताया था आपको कि एक सूक्ष्म परिजीवी जो एनोफिलीज नामक मादा मच्छर के पेट में होता है, और जब ये मच्छर मान लीजिए किसी व्यक्ति को काटेगा तो उसके लार के द्वारा ये जो सूक्ष्म परिजीवी हैं ये स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में चले जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, और फिर इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। और फिर जब दोबारा से कोई मच्छर काटेगा उस व्यक्ति को, तो ये जो सूक्ष्म परिजीवी जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है अंदर, वो दोबारा से उस मच्छर के अंदर पेट में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसी से क्या होता है, ये इनका जो जीवन चक्र है चलता जाता है और इसी कारण मलेरिया होता है। तो आपको यहाँ पे ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैराग्राफ जो है आपका कारण का आंसर है, आंसर नंबर 9। उसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो पूछते हैं कि मलेरिया रोग के लक्षण व बचाव के उपाय क्या है। तो इन्होंने आपसे क्या पूछा है, लक्षण और बचाव के उपाय। तो देखिए कहाँ पे है, बिल्कुल यहीं इसके नीचे देखिए, रोग के लक्षण कि सर दर्द होता है, जी मचलाता है, सर्दी लगती है, उसके बाद आपको फीवर आता है और फीवर उतरते टाइम बहुत पसीना आता है, तो ये लक्षण हो गए। फिर उन्होंने पूछा आपसे बचाव के उपाय। तो पीछे देखिए पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से गंदे पानी के गड्ढों को आप मिट्टी से भरवा सकते हैं, उस पर तेल का छिड़काव कर सकते हैं, बाकी आप साफ़ सफाई रखिए आसपास, मच्छरदानी का प्रयोग करिए, ये सारे पॉइंट्स आप इसके लिए लिखेंगे। तो आंसर नंबर 10। और बच्चे एक जो आप मेरी तरफ से जो आपका होमवर्क है, ये वाला जो टेबल है आपका, ठीक है,
पेज नंबर 9 पर ये जो टेबल बना हुआ है टीका वाला, इसको आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, ये पूरा जो टेबल है ये आपको अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद ये वाला टेबल आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको याद करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। भले ही आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं दिया है यहाँ से, बट हो सकता है आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि जन्म के समय पे हम कौन सा टीका लगवाते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिख कर याद भी करना है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोग कर लेंगे, उसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।